प्यारे बच्चों, मैं संजय सांगवान आपके अपने YouTube चैनल हिंदी शिक्षा जगत में आपका स्वागत करती हूँ। तो बेटा, हमने पिछली कक्षा में वर्ण को पढ़ा था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेटा शब्द। क्योंकि जब भी हम व्याकरण को करते हैं तो उसको हमें क्रम से ही सीखना चाहिए। क्रम से यदि हम व्याकरण को करके चलते हैं तो बेटा हमें वो याद रखने में भी आसानी रहती है और समझने में भी आसानी रहती है। तो वर्ण को सीखने के बाद शब्द को सीखना अति आवश्यक है। देखते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है बेटा वो है शब्द। ठीक है, शब्द क्या होता है बेटा? जब हम वर्ण पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि वर्णमाला में हम क्या करते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को लेकर के आते हैं। ठीक है ना, और उसको हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। परंतु बेटा, जब वर्णमाला का व्यवस्थित समूह एक अर्थ देने लग जाता है ना, जब वर्णों का व्यवस्थित समूह मिलकर के एक शब्द बनाता है और वो शब्द कैसा बनाता है, अर्थपूर्ण बनाता है, और वही क्या कहलाता है बेटा, वही हमारा शब्द कहलाता है। देखते हैं, जो शब्द होता है बेटा, देखो एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक हमने लिखा, कोई भी शब्द ले लेते हैं। यदि हमने लिखा गाय, ठीक है, एक शब्द हमने लिखा बेटा गाय। अब गाय क्या है? वैसे तो एक पशु है ना, वैसे तो ये एक पशु है, परंतु पशु के साथ साथ ये क्या बताता है, ये अर्थ देता है। किसका? पूरी पशु जाति का, जिसमें क्या आ जाती है, गाय की एक जाति है, और ये क्या है, एक अर्थपूर्ण शब्द हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, गाय कहते हैं। परंतु जब हम इसको टुकड़ों में बांटते हैं, है ना, जब हम इसको टुकड़ों में बांट करके चलते हैं तो क्या बनाते हैं इसके टुकड़े। जब मैंने पिछली कक्षा में आपको करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि भाई आप वर्ण विच्छेद भी करना सीख लीजिए। तो हम अब इसका क्या करेंगे, जब इसको टुकड़ों में बांटेंगे तो वर्ण विच्छेद ही किया जाएगा, है ना। तो क्या बन जाता है, ग जमा आ जमा ये जमा ए। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, ये हमने इसको टुकड़ों में बांटा, और जब हम इसको टुकड़ों में बांटते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, अलग अलग वर्णों में विभाजित हो जाता है। और अलग अलग वर्णों में विभाजित होने के बाद इसका अपना कोई भी अर्थ नहीं रह जाता है, क्योंकि ये केवल क्या रह जाता है, ये केवल और केवल एक वर्ण बन करके रह जाता है। इसलिए क्या है, जब ये वर्ण एक व्यवस्थित रूप में और अर्थपूर्ण तरीके से आते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, ये शब्द कहलाते हैं। समझ गए ना। अब देखते हैं कि शब्द कहते किसे हैं। तो यदि परिभाषा हमें याद करनी हो या समझनी हो तो हम क्या कहेंगे, वर्णों का व्यवस्थित और सार्थक समूह। वर्णों का व्यवस्थित और सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। समझे बेटा कैसे कहलाता है? देखो, सिर्फ और सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, कई बार जो एग्जामिनर होता है वो आपको पजल करता है। कैसे करता है? देखो, वो ऑप्शन में आपको देता है कि जो वर्णों का व्यवस्थित समूह है वह कहलाता है। ऑप्शन में वर्णमाला मिलेगा, शब्द मिलेगा, वाक्य मिलेगा। ठीक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त सभी। तो लगभग बच्चे क्या कि व्यवस्थित देखते ही कहां पे पहुंच जाते हो, आप पहुंच जाते हो बेटा शब्द पे। परंतु वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या है, वर्णमाला है, और वर्णों का व्यवस्थित और सार्थक समूह क्या है, शब्द है। इस चीज को आप ध्यान में रखोगे। और शब्द के बिना क्या नहीं होता है, हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि हमने वर्ण को सीखा, और वर्ण को जब हम एक अर्थपूर्ण तरीके से समझेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा शब्द कहलाएगा। और शब्द पर हमारी क्या है, पूरी की पूरी जो व्याकरण होती है वो हमारी आधारित होती है। अभी हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैडम ऐसे ही बोल रहे हैं, परंतु जब मैं इसको आपको परिभाषित करके या विभाजित करके दिखाऊंगी तब आप समझ जाओगे कि मैडम सही में बोल रहे हैं कि पूरी की पूरी हिंदी व्याकरण जो होती है हमारी, वो शब्द पर
आधारित होती है। अब देखते हैं बेटा, ये तो हमने क्या जाना कि शब्द होते क्या हैं। तो ये क्या होते हैं? वर्णों का सार्थक और व्यवस्थित समूह ही क्या है? शब्द है। और इसमें क्या होता है, जब आप इसको विभाजित करते हो तो अर्थ नहीं निकलता है, परंतु जब इसको किसमें व्यवस्थित रूप में लिखा जाता है तो वो अर्थपूर्ण एक शब्द बन करके तैयार होता है और शुद्ध शब्द कहलाता है। अब जो शब्द होता है बेटा, उसको अनेक प्रकार से विभाजित किया जाता है। कभी उत्पत्ति के आधार पर होता है, कभी प्रयोग के आधार पर होता है, कभी व्याकरणिक इकाई के आधार पर होता है। ठीक है, अलग अलग आधार पर इसको बांटा जाता है। आज हम जानते हैं कि हम अपनी कक्षा में इसको किस किस आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, सबसे पहले किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। और उत्पत्ति को ही क्या बोल देते हैं? उत्पत्ति को ही इतिहास के आधार पर भी पूछ लेते हैं, उत्पत्ति के आधार पर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो बेटा इसको आप ध्यान रखोगे कि इतिहास के आधार पर पूछा जाए तो भी हमारे शब्द रहेंगे जो अभी आगे करेंगे। तो अभी हम जो कक्षा में जानने वाले हैं, हम सिर्फ उसका एक क्या बना रहे हैं, चार्ट तैयार कर रहे हैं कि भी हम इसको पढ़ेंगे। तो दूसरा क्या होगा? व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, इसको रचना के आधार पर भी बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। और नेक्स्ट जो होगा हमारा वो होगा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। ठीक है, और जो लास्ट है हमारा वो है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। अब एक बार जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। डिटेल में हम अपनी कक्षा में पढ़ते जाएंगे, परंतु पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो शब्द है उसको किस किस आधार पर विभाजित किया जाता है और वो कौन से होते हैं। अब जब मैं यहाँ से बताती चलूंगी तो आप अच्छे से समझ जाओगे कि शब्द कितने प्रकार का होता है और व्याकरण इस पर आधारित कैसे है। सबसे पहले हमने किया उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर शब्द। देखो बेटा, जो शब्द हैं वो पहले हमारे जहां भी उत्पन्न होते हैं उसको बोला जाता है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, और उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं यानी कि उनकी उत्पत्ति कहां से हुई है। हमने शब्द को किस में पढ़ना है? हिंदी भाषा में पढ़ना है। और हिंदी भाषा जो है बेटा वो किससे आई है? सबसे पहले संस्कृत थी, है ना, फिर हमारी ये पाली आई, फिर प्राकृत आई, है ना, और फिर हमारी हिंदी आई, है ना। किससे आई है? सबसे पहले संस्कृत है, फिर पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है और फिर हमारी हिंदी है। और हिंदी भाषा को यहाँ तक पहुँचाने के लिए न जाने कितने ही महानुभावों ने प्रयास किया और उसी की बदौलत हम क्या मना रहे हैं? आज हिंदी दिवस को मना रहे हैं, है ना। और मेरी तरफ से आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बेटा हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको शब्द का टॉपिक इसीलिए करवा रही हूं ताकि आपको जो हिंदी भाषा है उसके बारे में आपको पता हो। क्योंकि बेटा वर्ण को जानने के बाद यदि आपने शब्द को नहीं जाना तो आपको ये भी नहीं पता होता कि जो हिंदी भाषा में शब्द लिखे गए हैं वो शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं। तो उसके लिए हमें शब्दों को जानना भी आवश्यक है ना। और हिंदी दिवस पर हम क्या शब्द को इसीलिए शुरू कर रहे हैं ताकि जिन महानुभावों ने हिंदी को एक पहचान दिलवाई है वो हमारे माध्यम से पहचान हम उसको आगे भी बढ़ा पाएं और हिंदी को एक अपने स्तर पर हम क्या कर रहे हैं? आप तक पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। ठीक है ना। तो मेरी तरफ से आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब देखते हैं बेटा उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर क्या होता है। जो शब्द होता है बेटा वो
5 प्रकार का होता है। ठीक है, 5 प्रकार का कौन सा होता है ये मैं आपको बताती चलूंगी। देखो एक चीज है कि आप जल्दी नहीं करेंगे। मेरी जो कक्षा है बेटा वो डीपली होती है और डीपली ही मैं आपको करवा के चलूंगी, क्योंकि हम ऐसा लेवल लेकर के चल रहे हैं, चाहे आप किसी भी लेवल का कंपटीशन एग्जाम दो तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारी कक्षा से बाहर न आए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, जो उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर शब्द होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन से? सबसे पहले है तत्सम शब्द। ठीक है, दूसरा है हमारा तद्भव शब्द, तीसरा है हमारा देशज शब्द, चौथा है हमारा विदेशज शब्द, और 5वां है हमारा संकर शब्द। पहले हमारे 4 ही शब्द माने जाते थे। उत्पत्ति के आधार पर हमारे कितने 4 ही शब्द माने जाते थे, परंतु अब क्या हो गया है बेटा, संकर शब्द को भी उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर जोड़ दिया गया है। और उत्पत्ति किसकी? उत्पत्ति के आधार पर बेटा शब्द के प्रकार बांटे गए हैं। और हमें पता है कि जो हिंदी भाषा है वो पहले क्या थी? हिंदी भाषा प्रारंभ में जब थी तो हिंदी भाषा हमारी नहीं होती थी। सबसे पहले कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा होती थी, है ना, संस्कृत भाषा। और संस्कृत से हमारी पाली आई और पाली से हमारी प्राकृत आई, है ना, और प्राकृत से हमारी अपभ्रंश आई और अपभ्रंश से हमारी हिंदी होकर के आई है ना। यही तो है, क्योंकि यहां तक पहुंचने में बेटा इसको काफी संघर्ष करना पड़ा। अब यहां पर जब ये पहुंची तो इसमें क्या संस्कृत के भी शब्द हैं, है ना, कुछ देशी शब्द भी हैं, कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो हमने बाहर की भाषाओं से लिए हैं, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है, ऐसी लचीली भाषा है जिसमें अनेक भाषाओं को अपने अंदर ग्रहण करने की क्षमता है। समझ गए ना। तो इसलिए क्या है, ये उत्पत्ति के आधार पर हम इसको 5 भागों में विभाजित करते हैं, जो हम अगली कक्षा में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आता है बेटा व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर हम हिंदी भाषा को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। चाहे आपके व्युत्पत्ति के आधार पर पूछे, चाहे आपके रचना के आधार पर पूछे। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? सबसे पहले होता है हमारा रूढ़ शब्द, है ना, फिर आते हैं हमारे यौगिक शब्द, ठीक है, और फिर आते हैं हमारे योगरूढ़ शब्द। पहले हम इन्हीं दोनों आधार पर शब्द को पढ़ेंगे, फिर हम अगली कक्षाओं में अपना, चाहे वो प्रयोग के आधार पर है, चाहे वो अर्थ के आधार पर है, चाहे वो आपका किसके व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर है, उनके आधार पर धीरे धीरे हम देखते जाएंगे। परंतु जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा वो यहां से एग्जामिनर करता है या फिर यहां से एग्जामिनर करता है, जो आपसे शब्द में पूछा जाता है। या तो आपसे पूछा जाता है तत्सम तद्भव शब्द कौन से हैं, या फिर निम्न में से देशज शब्द कौन सा है, या फिर निम्न में से विदेशज शब्द कौन सा है, या फिर रूढ़ शब्द बताइए। और यहां से जब वो पूछता है, और बेटा देखो एक चीज और ध्यान रखना, कई बार आपसे और कुछ ना पूछ करके ये पूछ लिया जाता है कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार का होता है। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार का होता है, उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार का होता है, प्रयोग के आधार पर भी 3 प्रकार का है, अर्थ के आधार पर 2 प्रकार का है, और व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर भी 2 प्रकार का है। ये डिटेल में मैं आपको करवाती चलूंगी, परंतु अभी के लिए हम क्या करेंगे, अभी के लिए हम व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर इन्हीं दोनों को देखेंगे। सबसे पहले है उत्पत्ति के आधार पर, थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। जो उत्पत्ति के आधार पर है बेटा वो 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है हमारा
तत्सम शब्द। अब जो तत्सम शब्द होते हैं आपको रटना नहीं है, तत्सम उसके समान, है ना, उसके समान। तो तत्सम का अर्थ क्या होता है, उसके समान होता है। तो ये क्या है, तत्सम शब्द जो है बेटा वो संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, वे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। और आपसे जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन कैसे करता है, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि हिंदी भाषा में जो संस्कृत के शब्द बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही पता होना चाहिए कि वे शब्द हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं, देखो इसको याद करने का कोई तरीका नहीं है, परंतु अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रही हूं, जहां तक मैंने इनको पढ़ा है, ठीक है, मैंने जहां तक तत्सम शब्दों को पढ़ा है इसकी कुछ पहचान है। और वो पहचान बताने के बाद यदि आप तत्सम शब्दों को क्या कर लेते हो, तत्सम शब्दों को अच्छे से पढ़ लेते हो, तो आप कभी भी तत्सम शब्द गलत नहीं करोगे। तो देखते हैं तत्सम शब्द की क्या पहचान हो सकती है। तो ये किसके आधार पर है बेटा, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द। तो बेटा इसकी पहचान क्या होती है, सबसे पहली जो पहचान होती है इसकी क्या होती है कि ये संस्कृत के शब्द हैं, अर्थात जिनको बोलने में आपको कठिनाई महसूस होती है वे शब्द हमारे लगभग संस्कृत के होते हैं, और वही शब्द क्या होते हैं, हमारे तत्सम होते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में भी रखोगे। नेक्स्ट जो आता है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन से बने शब्द, से बने शब्द क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन से बने शब्द क्या कहलाते हैं बेटा, तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब संयुक्त व्यंजन को जानने के लिए पहले मेरी पीछे वाली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि हम उसमें अच्छे से डिटेल में कर चुके हैं। तो संयुक्त व्यंजन से बने शब्द हमारे क्या होंगे, हमेशा ही तत्सम होंगे। नेक्स्ट जो होता है तत्सम शब्दों में दूसरी जो पहचान होती है, तत्सम शब्दों में किसका प्रयोग नहीं होता, अनुनासिक का प्रयोग नहीं होता बल्कि अनुस्वार का। तो क्या कहोगे, अनुस्वार का प्रयोग, अनुस्वार के प्रयोग से बने शब्द, अनुस्वार के प्रयोग से बने शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। अनुस्वार मतलब जो अंक का बिंदु आपका होता है, ये मैं आपको वर्ण करवाया था तब अच्छे से करवा चुकी हूं। तो जो अनुस्वार के प्रयोग से बने शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वे हमारे क्या कहलाएंगे, तत्सम शब्द कहलाएंगे। और साथ में ही क्या है, साथ में ही है बेटा री स्वर, ठीक है, री स्वर से, री स्वर से बने शब्द, बने शब्द क्या कहलाएंगे, तत्सम कहलाएंगे। साथ में ही क्या है, स्वर रहित रे, स्वर रहित रे से बने शब्द, रे से बने शब्द क्या कहलाएंगे, हमारे तत्सम शब्द कहलाएंगे। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है। एक होता है हमारा जो शय होते हैं, है ना, शय, शय, अणे, आदि से बने शब्द, आदि से बने शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। तो ये हमने क्या जाना बेटा कि तत्सम की पहचान आप कैसे कर सकते हो। आगे हम करेंगे अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही, आगे कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।